नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। और आज मैं आपके साथ हूं सचिन। आतंक का अड्डा पाकिस्तान, आतंकियों का पनागा पाकिस्तान, कंगाल पाकिस्तान, बदहाल पाकिस्तान और भुखमरी की कगार पर पाकिस्तान। हेडलाइंस तो यही कहती है। आतंकिस्तान में अराजकता बढ़ रही है, आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, आए दिन धमाकों की तस्वीरें आती हैं और इसे छिपाने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। रिसेंटली आपने देखा होगा, सोशल मीडिया एक्स पर पाबंदी लगा दी गई है। एक्स पर पाबंदी कोई सोच सकता है? भाई विचार ही तो लिखने हैं, अब शब्दों से किसी को आपत्ति। आखिर पाकिस्तान में अराजकता की वजह क्या है? क्यों हालात इतने खराब हैं? भले रिजीम बदल गई हो। पाकिस्तान के हालात को लेकर इंडिया न्यूज़ की टीम ने एक सर्वे किया, एक बहुत बड़ा सर्वे, जहां हमने लोगों से सवाल किया कि पाकिस्तान में अराजकता की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं। तो हमारे जो सवाल के नीचे जवाब आया वो ये कि आतंकवाद 41%, इसके पीछे कारण है। अस्थिर सरकार, इसके पीछे कारण है 9%। सेना का इसमें जो दखल है वो है 10%। बेरोजगारी को मानते हैं कि भैया नौकरी नहीं है, क्या करें, इस कारण से जो है कंट्री स्टेबल नहीं है, वो है 35%। 5% कुछ ऐसे थे वो कह रहे थे कह नहीं सकते, लेकिन 41% कहते हैं कि मेन रीज़न जो है वो आतंकवाद है। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ है, विदेश मामलों के जानकार, और मेजर जनरल सुधाकर भी हमारे साथ है। चार नवाब पाकिस्तानी पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। संजीव जी, ये जो सर्वे कहता है, इसमें ज़्यादातर जो आवाम है वो ये कहती है कि पाकिस्तान का आज का हाल सबसे ज़्यादा बदहाल इसलिए है, अराजक इसलिए है क्योंकि उसने एक वक्त पे आतंकवाद को पाला। बाकी चीज़ें हैं, मतलब अस्थिर सरकार भी है और सेना का दखल भी है, वो जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो है परसेंटेज वो है आतंकवाद। देखिए सचिन जी, पाकिस्तान की ये जो बदहाल स्थिति है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण मेरे असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान की जो सेना और वहाँ की आईएसआई का जो पूरे सिस्टम पर कब्जा है, जो कंट्रोल है, और उन्होंने जो पूरे पाकिस्तान की जमहूरियत को कभी भी फलने फूलने नहीं दिया, वहाँ की जो लोकतंत्र की जड़ों को हमेशा कमजोर करके रखा और वहाँ के इंस्टीट्यूशंस को कभी भी फ्लरिश होने नहीं दिया। तो ये जो पाकिस्तान की जो नींव ही उन्होंने इतनी ज्यादा पहले से ही कमजोर कर रखी है, और जाहिर है कि इसके पीछे उनका बहुत स्पष्ट कारण है कि इस माध्यम से वो पाकिस्तान पर अपना शासन बनाए रखना चाहते हैं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करना चाहते हैं, और अपने इस वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने अपने देश के हितों को सेकेंडरी कर दिया और पाकिस्तान की आवाम के हितों को सेकेंडरी कर दिया, अपने हितों को सर्वोपरि रखा। और यदि आप पाकिस्तान में उनकी आवाम की तो बदहाल हालत है ही, लेकिन वहाँ के यदि आर्मी और आईएसआई के जो अफसर हैं, जो रिटायर्ड अफसर्स हैं, उनके अगर जीवन स्तर को देखें तो वो एक बेहद आलीशान जीवन जीते हैं। उनके जो बच्चे हैं विदेशों में पढ़ते हैं, उनके जो बड़े बड़े घर दुबई में, लंदन में, अन्य जगहों पे हैं, और जाहिर है कि वो पाकिस्तान की जो सेना का तो उनका डोमेन है ही, वहाँ के जो आर्थिक सिस्टम पर भी वो पर्दे के पीछे से कंट्रोल करके रखते हैं। अनेक फाउंडेशंस के माध्यम से वो वहाँ की इकोनॉमी को भी कंट्रोल करते हैं। इसको और ब्रॉड कर देता हूं, मेजर जनरल सुधाकर, मतलब इसमें आपका कमेंट 40% आतंकवाद और बाकी अस्थिर सरकार भी है, 10% बाकी भी है, 35% बेरोजगारी है। मतलब जिस तरीके से हमने देखा 300 रुपये और जैसे आटे के लिए लोगों को, जो बेचारों की जान भी चली गई थी, लेकिन वो अब भी लोग कह रहे 41% आतंकवाद जिम्मेदार है। मेजर जनरल सुधाकर, एक कमेंट आपका, ताकि कोलैबोरेशन हो जाएगा, फिर हम अगले सवाल की तरफ आगे भी बढ़ सकते हैं। सचिन, कोई भी विश्व में आज के दिन में कोई भी प्रॉब्लम को आप एनालाइज करते हैं, सबसे बड़ी चुनौती आता है कि करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। क्या हम प्रॉब्लम को, असली चुनौती को हम पहचान पा रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान का, सॉरी फॉर यूजिंग अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, शोभा नहीं देता है, लेकिन ये बेहतरीन तरीके से व्यूअर्स को समझाने के लिए मैं ये भाषा यूज कर रहा हूँ, माफ करिएगा। कुत्ते का पूंछ कभी सीधा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि कोई भी देश हो, संस्था हो, इंसान हो, उसका एक जड़ वाला हिस्सा होता है, एक फल वाला हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं रूट एंड, और एक फ्रूट एंड। तो रूट अगर ठीक तरह जमीन पे
पकड़ अगर मजबूत नहीं हुआ है, ईमानदारी और सत्य के रास्ते पे जड़ अगर नहीं पकड़ा है मिट्टी को, इसका फल नहीं आएगा। उसका फल आएगा तो उसका मिठास नहीं होगी। कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान का जन्म ऐसा हुआ है। ये मैं जगह जगह समय समय पर बोलता हूं, जेनेटिक डिसऑर्डर, लैंग्वेज और धर्म के आधार पर ये एक देश ऐसा है विश्व में जो क्रिएट किया गया है, और जो क्रिएट करने वाले दो जने थे, जिन्ना और लियाकत अली खान। मतलब नसीब ऐसा है पाकिस्तान का, चंद एक दिनों के अंदर, साल 2 साल के अंदर उनके देहांत हो जाता है। तो जो सोचे थे इसकी जब भविष्य एक बनाने के लिए जो सोचा था, कॉन्सेप्ट जो था उनके दिमाग में, वो थे ही नहीं। उसके बाद आ गया आपके अयूब खान। मिलिट्री शासन के नीचे देश को जब बढ़ती रहती है तो ऑब्वियसली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनके पास नहीं है। 1971 लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के बाद इनका कॉन्स्टिट्यूशन 1973 को बनाया है। और क्या है, जैसे हमारा प्रियम्बल होता है, उनका प्रियम्बल क्या कहता है? प्रियम्बल ये कहता है कि अल्लाह का जो रिट है पूरा विश्व में उसको एक्सपैंड करने का उनका रोल है। अरे भैया, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल, लोगों की हित के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बनावट ऐसा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जिनका जड़ जो है सही जमीन में पकड़ नहीं हुई है, उसका फल कभी मिठास नहीं होगा। पेड़ की जो टहनी है वो ये कहते हैं ना, बैक टू स्क्वायर। सुधाकर जी, वो ये कहते हैं ना, इससे पहले कि मैं अगला सवाल लूं, वो ये कहते हैं कि बोए पेड़ बबूल का तो नीम कहाँ से हुए, या बोए पेड़ नीम का, तो है ना। बहुत बढ़िया। तो जब आप अब उसको अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं कि व्हेन यू, जब आप पॉइजन ही बोते हैं तो उसके पेड़ के पौधे के जो फल हैं वो आपको पॉइजनस ही मिलेंगे। और उसने कहा कि भैया कि ये अब हमारे साथ होता रहेगा, अब उसके बच्चे भुखमरी में वही खाने को मजबूर हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ यूं कहिए कि खुद की पाली हुई बनाई हुई चीज आज उसी को खत्म कर रही है। बहुत बढ़िया सचिन, आपने बहुत अच्छी तरीके से वाकया कर दिया आपने। मैं और ज्यादा क्या बताऊंगा, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जो पाकिस्तान को अभी मैं एक लेक्चर के लिए मेरा इनविटेशन आया, मैं जा रहा हूं डीसी वॉशिंगटन। वो पाकिस्तान के ऊपर और चाइना के ऊपर चर्चा करना चाह रहे हैं। तो उनका सिनॉप्सिस अभी बैठ के लिख रहा था। पाकिस्तान को जो समझा तो आप मेंशन करना सर, हमने बाकायदा ये सवाल भी पूछे। दूसरा सवाल ले लेता हूं, फिर उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा हमने सवाल ये पूछ लिया कि पाकिस्तान में अब एक्स पर बैन लगा दिया। सर कुछ भी करते हैं भाई, सोशल मीडिया पर नकेल कसने की सरकार कोशिश वहां क्यों करती है? हमने सवाल पूछा। इसके जवाब में आया कि जो गरीबी भुखमरी पर पर्दा डालने के लिए करती है कि भैया लोग लिख देते हैं यहाँ लोग गरीब है, भूखे मर रहे 31%। वो कह रहे जनता की बगावत, जनता जो है सड़कों पर आ जाती है। हमने देखा था किस वक्त इमरान का हुआ था तोशा खाना और तमाम चीज़ें। कह रहे वो इंटरनेशनल बेइज्जती से बचना चाहते हैं, सब दिखाना चाहते हैं अंडर द कारपेट सब कुछ ठीक है, इसलिए 45% लोग ये कह रहे हैं इसलिए बंद कर देते हैं। 7% ऐसे थे वो कह रहे थे कह नहीं सकते हैं। संजीव जी आप शुरू कर सकते हैं। इसमें 45% इंटरनेशनल बेइज्जती को मानते हैं। अब ये सर्वे सभी के लिए था, हमने बड़ा सर्वे करवाया। इंटरनेशनल बेइज्जती मतलब अब समझ में आ गया है कि इंटरनेशनल बेइज्जती क्या होती है, लेकिन हुक्मरानों को नहीं समझ में आता। देखिए सचिन जी, पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बेइज्जती है वो समय समय पर होती रही है। पाकिस्तान के अपने हुक्मरानों के कुकृत्यों की वजह से पाकिस्तान एक्सपोज होता रहा है। ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान के अंदर पाया जाना, जो विश्व का सबसे बड़ा आतंकी था, वो इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान की जो जनता है वो कैसे भूल सकती है। लेकिन वर्तमान समय में जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा सोशल मीडिया पर ये जो बैन लगाया जा रहा है, उसके पीछे पाकिस्तान के हुक्मरानों का बहुत बड़ा भय है। क्योंकि अभी हाल में जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं उसमें पाकिस्तान की आवाम के साथ वहां के हुक्मरानों ने पाकिस्तान की, मैं आर्मी और आईएसआई की बात कर रहा हूं जो वहां के वास्तविक हुक्मरान हैं, उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन, यहाँ की जुडिशरी के भी उसमें शामिल दिखाई देती है। जिस तरह से इमरान खान के ऊपर केसेस की संख्या 150 तक हो गई है, नवाज शरीफ के केसेस लगातार घटते गए और अब उनके परिवार के सदस्य सत्ता में बैठ चुके हैं। तो ऐसे में जो पूरे पाकिस्तान की जो आवाम है जो कि चाहती थी कि इमरान खान को प्रधानमंत्री चुनना, और इमरान खान की जो लोकप्रियता थी उनको जाहिर है कि पाकिस्तान की आवाम बेहद पसंद करती है, उस आवाम की इच्छा को दबाया गया है और आवाम के अंदर बहुत असंतोष है, बहुत रोष है। और इस सारे क्रैकडाउन के बावजूद भी अगर आप देखिए तो पीटीआई एफिलिएट्स जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने बड़ी संख्या में, लगभग 100 की संख्या में सीटें हासिल की हैं, सारी क्रैकडाउन के बावजूद।
तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की आवाम के अंदर अंदर ही भीतर एक बहुत असंतोष और गुस्सा उबल रहा है, और पाकिस्तान के हुक्मरान इस बात को लेकर के भयभीत हैं कि कहीं ये गुस्सा किसी शकल में सामने ना आ जाए। इसी वजह से वहां की जनता के एक्सप्रेशंस को दबाने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर यह बैन लगाया है। ये इसका सबसे बड़ा कारण है। लेकिन इंटरनेशनल बेइज्जती, जैसे कि मैंने कहा, पाकिस्तान की समय समय पर होती रही है। ओसामा बिन लादेन हो रहा हो या पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति हो, समय समय पर उसको IMF में हर साल एक कटोरा लेकर के जाना पड़ता है, अपने जो तथाकथित कुछ मित्रों के पास उसे कटोरा लेकर के जाना पड़ता है। तो ये इंटरनेशनल बेइज्जती उसकी होती रही है। लेकिन ये जो आवाम के साथ जो बहुत बड़ा धोखा पाकिस्तान की आर्मी ISI ने इस इलेक्शन के दौरान किया है, और जो असंतोष उसकी वजह से उबल रहा है, उसको दबाने के लिए ही वर्तमान समय ठीक है में संजीव जी, मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा और अगले गेस्ट की तरफ भी जाऊंगा। इस बार हमने पूछा कि कंगाली के दौर में पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। अब आप इसे क्या कहेंगे? भाई एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, आप देख रहे हैं कहाँ तक जारी कीमतें, तो 8% कहते हैं तो पाकिस्तान की सनक है, 48% कह रहे हैं कि ये बेवकूफ़ों वाली हरकत है, 40% कह रहे हैं ये झूठी हेकड़ी दिखाने के लिए, 4% ऐसे लोग थे उन्होंने कहा कि हम कह नहीं सकते, 48% कह रहे हैं बेवकूफ़ों वाली हरकत, 40 कहते हैं झूठी हेकड़ी दिखाने के लिए पाकिस्तान बना रहा है। यानी कि कोई पगला ही ऐसा कर सकता है। कंगाली के दौर में पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। तो ये हमने सवाल रखा। दोनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब सर मैं आपसे, सुधाकर सर मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं इस बार। मतलब वो तो एक्स को बैन किया, इसमें ये हमने सवाल पूछा कि परमाणु बम बना रहा है, तो 48% लोग कह रहे हैं कि बेवकूफ़ है। सचिन, एक हमारे व्यूअर्स को समझने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। अगर किसी का मकान में आग लगी हुई है, कंगाल हो रखे हैं, खाने के लिए है ही नहीं, कंबल नहीं है, कपड़े नहीं है, रहन सहन के लिए कोई सामग्री नहीं है, क्या उस समय घर का जो मालिक है बंदूक खरीदने के लिए मार्केट जाएगा क्या? सिंपल, मैं एक सरल तरीके से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। तो ये क्या है, इसके पीछे फिर रहस्य क्या है? क्या है, किसने? पाकिस्तान के पास अगर गुजारा के लिए पैसा है नहीं, उसका डेट सर्विसिंग के लिए इस साल वो कहते थे 1 अप्रैल तक उनका 25 या 26 बिलियन की जरूरत था, 31 दिसंबर तक वो कह रहे 85 मिलियन की जरूरत है या उससे ज्यादा। ये कहां से लाएंगे? डेट सर्विसिंग, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट। मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। साउथ अरेबिया ठीक है, आउट ऑफ स्टेट जाके उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम इज इसके पीछे कोई ना कोई एक मिस्ट्री, कोई ना कोई एक डबल गेम चल रहा है। वो क्या है वो डबल गेम, और कौन है टारगेट? हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान के जन्म जब से हुई है, चाहे आप अमेरिका की बात करिए या ब्रिटिश की बात करिए, इनका जन्म जो पैदाश है ये सिर्फ 2 कारण की वजह से, स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिक एडवांटेज लेते हुए। एक रशिया का थ्रेट उन दिनों में था, USSR, उसकी एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये था कि हिंदुस्तान यही वो जो पुराना जो है ना ऐतिहासिक इकोनॉमिक जो परसेंटेज ऑफ GDP, ग्लोबल GDP 24, 25, 35, 32% का जो होता था, वो वहां तक ना पहुंच जाए। हिंदुस्तान को चेक में रखने के लिए ये सब ड्रामा हो रहा है। कौन है उसके पीछे? आप अगर देखेंगे चाइना का मास्टर डॉक्यूमेंट, अगर देखेंगे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, ठीक है सर, उन्होंने मैं तो एक कह रहा हूं बहुत अच्छा तरीके से निकाला। मैं तो रिस्पेक्ट से कह रहा हूँ। अब मुकाबले में मैं जा ही नहीं रहा, मैं तो कह ही नहीं रहा कि कौन नीचा है कौन बड़ा है कौन। मैं तो एक सर्वे की बात कर रहा हूँ। चांद नवाब आ गए इस वक्त, जो है किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हर पूरी दुनिया जो इनकी रिपोर्टिंग को जानती है। चांद नवाब साहब सलाम, आवाज़ आ रही है आपको? सलाम अलैकुम। आवाज़ म्यूट है शायद आपकी। सचिन, मेरे 2 लाइन रह गया, अगर आपकी इजाजत है मैं थोड़ा आवाज आ रही है? शायद आप समझ नहीं पाए मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए सर। हाँ सुधाकर जी आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं जाता हूँ उनके पास। हाँ हाँ, आप जाइए उनके पास, बिल्कुल। आपको यू आर एट लिबर्टी टू टेक योर अंडरस्टैंडिंग टू कैरी इट फॉरवर्ड। मैं ये कह रहा हूँ इसके पीछे बहुत बड़ा एक गेम चल रहा है। चाइना 2030 तक ना केवल उसकी न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाना चाह रहा है, 1000 और 1000 से ज्यादा, आज के दिन में 500 है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्सेनल 170 टू 180 है। इसको, ये दोनों को मिला के हिंदुस्तान के खिलाफ एक कंसोलिडेटेड, एक वन फ्रंट की तरह, ये है 2 फ्रंट में, वन फ्रंट की तरह एक थ्रेट पोज करना चाहते हैं बाई 2030 तक। ये 1500 के करीब करीब लगभग
पाकिस्तान को जोड़े या ना जोड़े, मैं आपका ये बिल्कुल जो मर्म जो है वो ठीक है, मैं आपका मर्म समझ गया, लेकिन सर कुछ तो लोग भी सोचते होंगे ना। अब ठीक है, मैं अगला सवाल ले लेता हूँ, फिर उसके बाद चांद भाई से शुरू करूंगा। भाई कुछ सोचते होंगे जो आपने शुरू किया था कि भैया आपके पास पेट में दाना नहीं है, खाने के लिए वो है नहीं, जेब में पैसे नहीं है, और ऊपर से आप कंबल लेंगे, ठंडी पड़ रही है, लेकिन आप या चलेंगे बंदूक लेने के लिए, यही कर रहे हैं। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के साथ सलूक क्या होना चाहिए, हमने ये पूछा सर्वे में। एक तो यह कि घर में घुसकर मारना चाहिए, हमला करना चाहिए, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, आर्थिक प्रतिबंध लगा देना चाहिए 20% कह रहे हैं, इंटरनेशनल बाइकआउट कर देना चाहिए 32% कह रहे हैं, और 3% कहते हैं कि हम कह नहीं सकते। चांदमाब जी, आप इससे शुरू करना चाहेंगे। जो 45% है वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है, कुछ नुकसान पहुंचाता है, आतंकियों को पनाह देता है, तो क्या करना चाहिए। हमने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उसका जवाब वहीं पर जा करके दे देना चाहिए 45। बाकी लोग और भी ऑप्शंस हैं, तो इसमें तमाम जो है टॉपिक्स हैं। इससे पहले वाला टॉपिक जो है वो न्यूक्लियर को था, ये वाला कुछ और टॉपिक है इस पे सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये 100% कहते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, दुनिया कहती है पुरअमन मुल्क है। हिंदुस्तान जो है हमारे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। दुनिया ने कहा, कुलभूषण यादव को देख लें, किसी को देख लें, सबने कहा कि मैं हिंदुस्तान से यहाँ दहशतगर्दी के लिए आया था। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तानी अफवाज अपने सरहदों की मुहाफिज है, दहशतगर्दी का खात्मा कर रही है। आलमी दुनिया पाकिस्तान के इस इक़दाम को खराज तहसील पेश कर रही है। पाकिस्तान भूखा नंगा मुल्क नहीं है, खुशहाल मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। सिर्फ हिंदुस्तान ख्वाब में भी आप लोगों को पाकिस्तान नजर आता है। आप क्या, कोई बिल्ली का बच्चा भी मर जाए तो कहते हैं पाकिस्तानियों ने मार दिया। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं सर, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आपको तो ऐसे लगा जैसे कुछ हो गया। सर आप तो पत्रकार हैं, बात तो सुने ना, आप तो पत्रकार हैं सर, आप तो पत्रकार हैं। वहाँ गए तो थे लेकर के लोगों को दिखाने, तब तक तो समेट दिए थी पूरी। आप क्या, बाथरूम नहीं है हमारे यहाँ, तो वीआईपी बाथरूम है हमारे यहाँ, कोई फुटपाथों पे नहीं सोता। देखे हमारे यहाँ इकोनॉमी देखे, अच्छी बात है सर, आपका बाथरूम वीआईपी है, चीज है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग एंकरों को बिठा लेते हैं, कुछ रिटायर्डों को बिठा लेते हैं, और वो पाकिस्तान की दुश्मनी में इतने आगे निकल जाते हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान ने कभी हिंदुस्तान के हमारे किसी एंकर ने, जर्नलिस्ट ने कहा है, लेकिन आपकी हटाए। मैं आपको सलाम अलैकुम कह रहा हूँ, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। और आपकी कराची वाली ट्रेन रुक ही नहीं रही है, वो जो ईद पर चली थी, ईद मनाने के लिए रुक ही नहीं रही है, वो बॉर्डर पार कर गई सर। अब बॉर्डर पार कर गई तो फिर उसका इलाज तो फिर वैसे ही किया जाता है ना जैसा फौज करती है। संजीव जी कुछ कहना चाहते हैं, संजीव जी कुछ कहना चाहते हैं। चांद भाई एक सेकंड, चांद भाई एक सेकंड। सचिन जी, भारत के जो लोग हैं, उन्होंने ये जो अपना सबसे ज्यादा मत व्यक्त किया है कि आतंकवादियों को उनके कृत्यों की सजा मिलनी ही चाहिए, और चाहे वो घर में घुस करके ही सजा अगर देनी हो तो वो भी देना चाहिए। और भारत ने ये करके दिखाया है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद विरोधी 2 कार्रवाइयां की, और वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता है। और इसी तरीके की नीति पर अमेरिका भी चलता है, इसी तरीके की नीति पर यूरोपीय भी चलता है। और पाकिस्तान के ये जो बदहाल हालत है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान की यही डिनायबिलिटी है। पाकिस्तान के अंदर ओसामा बिन लादेन जैसा आतंकी पाया गया था। पाकिस्तान के अंदर तमाम जो यूएन डेजिग्नेटेड रहते हैं, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, आज भी इतने ज्यादा खूंखार हो चुके हैं कि पाकिस्तान को जला रहे हैं। चांद भाई आवाज ऐसे ना कट जाती है, चांद भाई ऐसे आवाज कट जाती है जब एक बोल रहा होता है। मैंने तो इसका पहला रिएक्शन ही आपसे लिया था। हम तो ये सर्वे के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं तो कह ही नहीं रहा कि, मैं तो कह रहा हूं कि मुझे बहुत खुशी होती है अगर आपका टॉयलेट वीआईपी है। मैं तो अगर आपका टॉयलेट वीआईपी है मुझे खुशी होती है, लेकिन वो तस्वीरें कहां से आ जाती हैं जब तस्वीरें कहां से आ जाती हैं? नहीं, तस्वीरें कहां से आ जाती हैं सर? वो जब वो जो है वो जो आटे के लिए जो है लोग जो है लोगों की लाशें बिछ जाती हैं, वो तस्वीरें भी तो पाकिस्तान से आती हैं। आप वहाँ के सचिन जी, एक बात मैं और कहना चाहता था कि जो पाकिस्तान के संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने शब्द कहे थे कि यदि आप अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे
और ये सोचोगे कि ये सांप सिर्फ पड़ोसियों को ही जान करके डसेगा, तो ये सबसे बड़ी भूल आप कर रहे हैं। Exactly. तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसा जो आतंकी संगठन है आज पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है। पिछले वर्ष उन्होंने 400 पुलिस वालों की हत्याएं की हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जो आतंकी हैं और भस्मासुर बन चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के ये जो बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, ये अभी भी डिनाइबिलिटी में है, अभी भी ये डिनाई करते हैं कि आतंकवाद उनकी समस्या नहीं है। और यदि इन्होंने ऐसा ही रवैया जारी रखा तो पाकिस्तान एक दिन आतंकवादियों के पूरे कब्जे में आ जाएगा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। ये पाकिस्तान के हमारे जो पत्रकार महोदय हैं इसको भूल रहे हैं। उनको ये समस्या को गंभीरता के साथ समझना चाहिए और आतंकवाद के ऊपर लगाम लगानी चाहिए। सर, हमारे को हमारी रक्षा करना आता है। जब लोग ये कह दे कि घर में घुसकर मारेंगे, तो हमने बालाकोट भी देखा है, हमने देखा है सर्जिकल स्ट्राइक भी, तो इसलिए चिल्लाने से तो कुछ होता ही नहीं सर। और एक झूठ को 100 बार बोलने से वो सच नहीं हो जाता। सुधाकर जी, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ चांद भाई की, मैं चांद भाई की रिस्पेक्ट करता हूँ, एक सेकंड, मैं चांद भाई की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए नहीं कि वो वीडियो वायरल हो गया था और फिर उसके बाद फिल्म में जो है वो एक रोल आ गया और उसके बाद वो पॉपुलर हो गए। मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ चांद भाई की। वो उसमें ऐसा नहीं था कि वो कितने 100-200 टेक लिए थे इन्होंने वो एक डायलॉग बोलते हुए। मैं इसलिए इज्जत नहीं करता हूँ, मैं इसलिए इज्जत करता हूँ क्योंकि इनके पास नॉलेज बहुत है। सर, ये बहुत बड़े पत्रकार हैं। इतने बड़ा पत्रकार जब झूठ बोले तो अच्छा नहीं लगता। सुधाकर जी। सचिन यही मैं कहना चाहता हूँ। बता रहा हूँ ना सर, मैं तो आपको एक मिनट मेरे को खत्म करने दीजिए प्लीज। हमारे श्रीवास्तव साहब रिपोर्ट निकालें ना आप, प्लीज अमेरिकन रिपोर्ट निकालें, उसमें देखें। आप चिंता मत करिए, मैं आपके फेवर में कहना चाहता हूँ। श्रीवास्तव साहब ने जो अभी बयान दिया है, इसको कदर करते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का परिस्थिति समझना निहायत आवश्यक है। आपका इंडिया न्यूज अगर एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है, हमारा चैनल के अंदर कोई भी प्रोग्राम होता है, उसका फाइनल टेक अवे एक सोल्यूशन प्रोवाइडर की तरह और हैसियत की तरफ से देना चाहिए, सोल्यूशन देना चाहिए। तो सोल्यूशन आज क्या है? पाकिस्तान का प्रॉब्लम समझना है। ये जितने भी जर्नलिस्ट हैं, कोई इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे मिसिंग हो रहे हैं। अच्छा सुधाकर जी, एक चीज बताइए, अब मेरे को नहीं पता चांद भाई को डर किस चीज का है। तो मुझे एक बात बताइए सुधाकर जी, एक सेकंड, चांद भाई एक सेकंड, आवाज ऐसे आती नहीं है, एक सेकंड। सुधाकर जी, क्या ये कह सकते हैं, मान सकते हैं, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती, क्या ये मान सकते हैं कि 300 रुपए जो है लीटर पेट्रोल बिक रहा है, लोग कैसे त्राहिमाम कर रहे हैं और कैसे आटे के लिए जो है वहां पर कत्ल हो गए थे, कैसे लोग सड़कों पर तक, क्या ये मान सकते हैं? और आईएसआई और फौज इनको जीने देगी? बिल्कुल सचिन, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जो हकीकत है उसको तो आप इनकार नहीं कर सकते हो ना। हकीकत क्या है? इंसान का उसका जीवन जीने के लिए जो अंदर जा रहा है पेट के अंदर, उसको तो झूठ नहीं बोल सकते हो। और वो जीने के लिए जो पेट्रोल जो है और गैस है और डीजल है, इसको तो जो एक्चुअल रेट है उसको तो आप ना नहीं बोल सकते ना। सो कहना ये चाह रहा हूँ, डीप स्टेट का 7 अंकड़े, 7 मेन मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है ये, जब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। अच्छा ठीक है, हम तो आपके हित के लिए बोल रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं अभी समय आ गया है, थोड़ा ईमानदारी से झांक के देखिए, ये कब तक अपने आप को झूठ बोलते रहेंगे? वो कहते हैं ना, अब्राहम लिंकन ने कहानी, आप दूसरों को झूठ कह सकते हो लेकिन खुद को झूठ नहीं बोल सकते हो। जब तक खुद को झूठ बोलेंगे तब तक वही सांप जिनको आप चांद भाई बार झूठ बोलने से सच नहीं हो जाता। बस मेरा तो इतना ही कहना है। बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े थे, है ना। कराची में ईद मनाने मुल्क जो है लोग आज भी जाते होंगे, आप उनको भेजते थे सर, तो इसलिए बहुत रिस्पेक्ट है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे से मिले। और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।